हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज़ की। तो चलिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जो कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हमने छोटी माता और रेबीज़ का रोग का कारण क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसका कि उत्तर था वायरस। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले के क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 76 से स्टार्ट करेंगे। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, लेड टेट्राऑक्साइड के रूप में, या फिर बोरोन नाइट्राइड के रूप में। देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं माणिक्य और नीलम की, तो ये जो रासायनिक रूप में है, तो ये आपको जो पाए जाएंगे ना, तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर ये तो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब जो सिलिका होता है या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ये जो है वो खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बनता है। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये जर्मन सिल्वर में Cu यानी कि आपका कॉपर पाया जाता है। ठीक है। और ये आपका Cu कहाँ लिखा है भाई? ये कॉपर वाला, यही उत्तर जो है आपका सही होगा। और जर्मन सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल, यानी देखिए Zn और Ni और Cu ये आपके मिल के बनाते हैं, ये इसका मिश्रण। और इसमें देखिए 60% जो है वो तांबा होता है, 20% निकेल होता है और 20% ही इसमें जस्ता भी होता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाली भाई रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण जो है वो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन करते हैं। तो इसका नाम क्या है ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स। देखिए, अगर शरीर में बात करें कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है। और हार्मोन्स क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और यहाँ पे हार्मोन्स की जब हम बात करें तो ये क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ, तो जो कि सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक जो भी क्रियाएं होती हैं, वृद्धि एवं विकास है, प्रजनन है, ये सभी का नियमन और नियंत्रण जो है ये करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? वृद्धि एवं विकास का होता है। और विटामिन्स हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये विटामिन से जो भी हमारे शरीर में सुरक्षा है रोगों के प्रति, वो ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं? तो एंजाइम्स ये एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक के रूप में होते हैं, जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। और यहीं पे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो देखिए, प्रोटीन जो है वो प्राकृतिक रूप में ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो कि जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा कि भाई शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का जो नियंत्रण करते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन करते हैं, तो उसका नाम क्या है? तो ये जो है वो आपके हार्मोन्स हैं। ठीक। चलिए, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से भाई कौन सी एक क्रिया है जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जैव कृषि, झूम खेती, अत्यधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, या फिर कांच घरों में पौधा उगाना। देखिए, जैव कृषि अगर हम बात करते हैं तो यही जो है एक ऐसी पद्धति है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। यानी कि जैविक खेती, जो कि जैविक कृषि, ये एक ऐसी विधि होती है जो कि संश्लेषित उर्वरक एवं कीटनाशकों का इसमें क्या है? न्यूनतम प्रयोग होता है, बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे भूमि की क्या है? उर्वरकता शक्ति जो है वो नेचुरल रूप से बनी रहती है। और झूम कृषि की अगर हम बात करें तो देखिए, झूम खेती में क्या होता है? एक आदिम प्रकार की कृषि है जहाँ पे पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट के उसको क्या करते हैं? उसको जला देते हैं, यानी पर्यावरण को भी नुकसान करते हैं और जो खेत को नुकसान करते हैं वो तो अलग ही है। और साफ की गई भूमि को क्या करते हैं? पुराने उपकरणों से फिर उसको जुताई वगैरह कर लेते हैं, फिर बीज बो देते हैं। तो ये जो है वो मतलब पर्यावरण के हिसाब से क्या है? थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, अडॉप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर है कि भाई पर्यावरण के लिए अनुकूल कौन सा? तो जैव कृषि। यहाँ पे क्या है? जो भूमि की उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहती है और जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे ये बनी रहती है। ऐसा नहीं कि भाई उसमें अलग से उसमें कीटनाशक वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह यहाँ पे डाले जा रहे हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए, अल्पना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है ये, यानी कहाँ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? पश्चिम बंगाल की, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे काठी है, गंभीरा है, ढाली, जात्रा, बाउल, ये सारे लोक नृत्य भी जो है वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस है। अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ तमिलनाडु की, तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से होते हैं? भरतनाट्यम है, कुम्मी है, कोलट्टम है, कावड़ी है, ये सारे लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु में फेमस है। और चलिए, गुजरात की अगर हम बात करते हैं, गुजरात में गरबा है, डांडिया है, भवई है, लास्या है, पणिहारी है, ये सारे लोक नृत्य जो है वो गुजरात के फेमस है। और चलिए बात करते हैं हमारे यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट में रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी,
चाचरी, जैता, ये सारे लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा कि भाई अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली, तो यह है पश्चिम बंगाल। और इसी के साथ में काठी है, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, ये सब भी जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली को डिफाइन करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो नहीं को कर लेंगे अंडरलाइन। वनस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, दीर्घकालीन संकेतक या फिर विवर्तनीय संकेतक। देखिए यहाँ पे जो दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक जो है वो नहीं है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सी ऑप्शन की। तो दीर्घकालीन परिवर्तन जो है वो जलवायु परिवर्तन का संकेतक तो नहीं है। और जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, वनस्पतिक जो संकेतक का उदाहरण है वो पौधों के जीवाश्म अवशेष होते हैं। तो हिमीय संकेतक का उदाहरण जो है वो हिमाच्छादन होता है। ध्रुवीय अस्थिरता और महाद्वीप झुकाव के कारण क्या होता है, विवर्तनीय संकेतक का यह उदाहरण होता है। यानी अगर हिमीय संकेतक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिमाच्छादन वगैरह जो होता है, बर्फ वगैरह से जो पूरा ढक जाता है, हिमाच्छादन उसको कहते हैं, जो पहाड़ वगैरह पूरे हिम से आच्छादित हो जाना इसका मतलब। तो ये है हिमीय संकेतक। और यहीं पे विवर्तनीय संकेतक की अगर हम बात करें तो विवर्तनीय संकेतक में क्या है, ध्रुवीय अस्थिरता के कारण जो है महाद्वीप का झुकाव जो है हो जाता है। मतलब देखिए जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो है वो एक दूसरे से प्रॉपर जो है टच में आती है, उसके बाद जो पहाड़ों का वगैरह का निर्माण होता है, तो ये सारी चीज़ें जब होती है विवर्तनीय संकेतक के रूप में आ जाती हैं। वनस्पतिक संकेतक आपको पता है कि भाई वनस्पति के रूप में आती है, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी वनस्पतिक संकेतक का उदाहरण होता है, तो पौधे के जो जीवाश्म अवशेष होते हैं यहाँ पे सब आ जाते हैं आपके वनस्पतिक संकेतक के रूप में। तो यहाँ पे कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, तो वही है दीर्घकालीन जो संकेतक है वो जलवायु परिवर्तन का संकेतक तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सारे जो है वो जलवायु के परिवर्तन होने के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच में कुछ पतली सी पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर आपने अब तक दे दिया होगा, पराग, परागकोश, वर्तिकाग्र या फिर मूलांकुर। देखिए पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच में पतली सी पाउडर जैसी रचनाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, तो वर्तिकाग्र देखिए ये जो है वो किसी भी वनस्पति के स्त्री केसर का सबसे अगला भाग जो होता है ना, वही होता है आपका वर्तिकाग्र। परागकोश और मूलांकुर आई होप आप सबको पता ही है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं, बिटुमेन, बॉक्साइट, मेटालॉइड या फिर अयस्क को। तो देखिए धातु में प्रस्तर को मेटालॉइड कहते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की। तो वे तत्व, वो चीज़ें जो भाई धातु और अधातु दोनों के जिसमें गुणधर्म पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी या फिर टेल्यूरियम, ये 6 टाइप्स के मेटालॉइड कहलाते हैं। और मेटालॉइड जो है ना वो प्रायः एम्फोटेरिका ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये एम्फोटेरिका पदार्थ वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह ये अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है, दोनों की तरह ये एक्ट करते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें अयस्क की, तो देखिए अयस्क क्या होता है, उन शैलों को अयस्क हम कहते हैं जो खनिज हो लेकिन उसमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन के कारण जो है वो बाहर लेके आया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण जो इसमें तत्व होते हैं ना वो प्राप्त हम करते हैं। और बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट देखिए एक टाइप का जो है वो एल्युमिनियम का ये अयस्क ही है। तो यहाँ पे पूछा था कहीं भाई धातु में प्रस्तर जो है वो किसको कहते हैं, तो ये मेटालॉइड्स को कहते हैं। और ये हमने 6 टाइप्स के मेटालॉइड्स देखा जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये 6 टाइप्स के मेटालॉइड कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रियॉन का, यानी कि जिसका प्रयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो नॉर्मल आपके घर में फ्रिज वगैरह है उसमें हम यूज़ करते हैं, तो द्रव के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है ना वो क्या है, क्लोरीन, क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन, फ्लोरोनित हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्लोरोनित एरोमेटिक यौगिक। देखिए फ्रेयॉन जो है इसका रासायनिक नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हम सबको पता है CFC। अब ये जो है फ्रेयॉन अत्यधिक स्थायी, अक्रियाशील, अविषैले और असंक्षारक और आसानी से द्रवित होने वाली ये गैस है। मतलब इतनी सारी इसके डेफिनेशन में देखो चीज़ें आ जाती है। एक तो अस्थायी, ये तो एक अत्यधिक स्थायी है, अस्थायी नहीं है, स्थायी है, अक्रियाशील है यानी क्रिया जल्दी नहीं करती है, मतलब अक्रियाशील है, अविषैली है यानी विषैली भी नहीं है, असंक्षारक है यानी कि संक्षारक भी नहीं है, और ये आसानी से मेल्ट हो जाती है, द्रवित हो जाती है। ये इस टाइप की गैस है और इसका प्रयोग जो है ना एरोसॉल प्रणोदक और प्रशीतक के रूप में वायु शीतलन में किया जाता है। मतलब
वायु शीतलन में यानी कि एसी वगैरह में भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो ये क्षोभ मंडल में विस्तृत होकर जो है वो ओजोन परत का क्षरण करती है। हम सबको पता है कि भाई ये जो CFC गैस है वो ओजोन क्षरण का बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है, और प्रकृति में ओजोन का संतुलन को जो ये अनियंत्रित भी करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके रासायनिक नाम की सिर्फ, तो ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की तरफ अगर यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, तो भाई कौन कौन सी नदियां हैं जिसको हम पार नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन कौन सी नदियां आप यानी कि पार कर जाएंगे, ये नहीं पूछा है कौन सी नदी आप पार नहीं करेंगे, ये पूछा है कौन सी एक को जो है वो हम पार नहीं कर पाएंगे। यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गंगा नदी है। तो देखिए जब आप यहाँ पे राजस्थान में हैं और राजस्थान से आपको नागालैंड यानी कि इस तरफ जाना है, पश्चिम दिशा से होके आपको पूर्व की तरफ अगर जाना है, तो कौन कौन सी नदियां यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए अगर राजस्थान से हम चलते हैं और एक सीधी रेखा में अगर ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी यमुना, ठीक है। यमुना के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी गंगा, और इसके बाद जब थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाएगी, जो कि तीनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। जबकि अगर सिंधु नदी की हम बात करें ना, तो ये कहाँ से, ये हिमालय से निकलती है भाई। अब ये जब हिमालय से निकलती है तो ये पंजाब राज्य से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और ये वहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो यानी ये कहीं से इसका लेना देना इसमें नहीं है। सिंधु नदी जो है वो नहीं पड़ेगी बीच में, यानी यमुना पड़ेगी, गंगा पड़ेगी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी पड़ेगी, जो कि तीनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। लेकिन सिंधु नदी जो है वो हिमालय के यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में होके, पंजाब से होके फिर ये जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये हमें जो है बीच में कौन सी नदी नहीं मिलेगी, सिंधु नदी नहीं मिलेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों भाई, क्यों देना चाहिए। बच्चों को अपनी बात बताने में जो है वो बहुत ही आनंद आता है, मज़ा आता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय के बच्चों को अनुभवों से जोड़ने में जो है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, या फिर इससे जो है बच्चों का अदाई कौशल जो है वो परामर्जित होता है। देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो बच्चे हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं, उसको हमको क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए विषय को जो है वो बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जब हम उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, उनके अनुभव से, डे टू डे लाइफ के अनुभव से जब चीज़ों को रिलेट करेंगे, तो बच्चा जल्दी समझ पाता है और वो चीज़ें जो वो सीख जाता है उस टाइम पे वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता है। और यही जो है वो बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से इस टाइप से सीख सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि डे टू डे लाइफ से जो है चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण का जो है वो अधिगम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बच्चों को उनके वास्तविक संसार से परिचित करवाना, बच्चों में जागरूकता पैदा करना, सहभागिता की भावना का विकास, या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस का जब पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव क्या है और सब उत्तर जो है वो एक से एक आपको सही लगने लगे, यानी एक के अलावा भी अगर दूसरा भी आपको सही लग जाए, तो वहीं पर आपका आता है उपरोक्त सभी, और वही आप आँख बंद करके भी मार सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद जब डी मारेंगे तब आंख बंद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देख लिया उपरोक्त सभी तो मार के चले आए, बाद में बताएंगे कि भाई हमने बताया था। चलिए देखते हैं इस हिसाब से कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम के हिसाब से जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें बच्चों को जो है वो उनके वास्तविक संसार से यानी कि डे टू डे लाइफ से जो है वो रिलेट करवाना है, परिचित करवाना है, उनमें जागरूकता बट ऑफ कोर्स पैदा करनी है, सहभागिता की भावना का भी विकास करना है, उनके साथ भी जो है ना कौशल का विकास करना है, ज्ञान का विकास करना है, समझ का विकास करना है, मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का विकास करना है। ये सब जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसके आ जाते हैं। तो ये उपरोक्त में से सभी इसका जो उत्तर है वो सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को प्रारंभिक स्तर पर शामिल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है भाई? शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षण में कमियों की पहचान के लिए, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे आगे उपरोक्त में से सभी, और एक के बाद दूसरा भी जो है देखिए शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, शिक्षण में कमियों को पहचान, उसको भी डिफाइन करना, फिर उसके बाद मॉडिफाई करना उसको, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, जो बिल्कुल सही है। तो यानी सब तो यहाँ पे सही दिया है। तो यानी शिक्षार्थियों को सीखने का बढ़ावा देना, उसकी कमियों की पहचान करना, और फिर शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान के लिए, यानी ये सब के लिए जो है वो रचनात्मक आकलन को जो है वो प्रारंभिक स्तर पे जो हमें शामिल करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि भी भारत की अगर जनसंख्या विस्मयकारक गति से अगर बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या जो है वो तेजी से घट रही है, क्यों?
शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो गई है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती है, या फिर कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छर को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अब ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। अब उसके साथ में इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, या फिर सब सही दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पक्षियों की संख्या जो है वो तेजी से घट रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो क्यों घट रही है? देखिए पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पे कटौती तो हुई ही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक, ये तो बिल्कुल आपका सही है। और इसके अलावा उनको जो कीटनाशक है, उर्वरक है और मच्छरों को भगाने वाली जो दवाएं हैं ना, ये भी बड़े पैमाने पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी यूज़ जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। और इसके जो हानिकारक दवाएं हैं, इसका उपयोग होने के कारण क्या हो रही है, इसमें जो है ना उनके वंश वृद्धि की जो क्षमता है वो प्रभावित है, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो रहा है, इससे वो जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, तो ये जो है वो इफेक्ट कर रहा था। यानी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आपका सही दिया गया। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, तो शिकारी तो हर टाइम पे थे यार, मतलब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी इन फ्यूचर भी रहेंगे, तो उनको तो हम कम नहीं कर सकते या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो बढ़ गए हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और पहला हमारा किसी पहले ऑप्शन में दिया गया था, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसके अलावा पहला और किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं बी और सी में से कौन सा सही है या फिर डी भी सही है। तो पहला तो देखिए जो पहला हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो सभी सही है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि बी और सी में से आपका कोई एक उत्तर होगा। अब ये डिपेंड करता है सेकंड वाले ऑप्शन पे। ऑप्शन पढ़ते हैं, जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पे उपयोग हो रहा है। तो देखिए उपयोग तो पहले भी होते आ रहा था, अभी भी हो रहा है, ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन देखिए पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पे कटौती हुई है, क्योंकि वो उनके वास स्थानों में जो है वो कटौती हो गई बहुत ही कम। अब वो जो है वो अपने घोंसले वगैरह बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ कहने का इसका मतलब है। और कीटनाशक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली जो दवाएं हैं, इसका बड़े पैमाने पे उपयोग हो रहा है, जिससे क्या उनकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो इस पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ है ना, यही ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन भी आपका कहीं हद तक सही नहीं है। कीटनाशकों का उपयोग जो है वो ये तो पहले से होते आ रहा है, कहीं ना कहीं हद तक ये ऑप्शन भी सही ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थर्ड एंड फोर्थ है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भाई कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चामोली के निकट अवस्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयन उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाली आइकन को जो है वो प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को अगर आप दबा लेंगे तो फिर जैसे घंटी आपके फ़ोन की बजती है वैसे ही वीडियो अगर कोई आएगा तो घंटी बज जाएगी, फिर आपको देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो भाई नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि चामोली के निकट जो है वो स्थित है। अब ये जो है ना, ये गढ़वाल में हिमालय के भीतर चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। और यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसको ये कब घोषित किया गया था? ये 1982 में घोषित किया गया था, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाता है, ठीक है। और जो 1988 में ही इसको, यानी कि 92 में तो इसको बनाया गया और 1988 में इसको विश्व संगठन यूनेस्को के थ्रू इसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था इसको। तो इसको जो है वो विश्व धरोहर में जो है वो इसको शामिल कर लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो है वो शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे बात हो रही है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ पे है? तो ये देखिए गढ़वाल क्षेत्र में है, हिमालय के, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ना, देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हमको पता है यूपी में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो जनपद है, इसमें स्थित जो बाघ और बारहसिंगा है, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसकी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे नक्सलवाद एरिया भी हम कहते हैं ना, यहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं चाहता है अपनी टीचिंग वगैरह की। वृहद हिमालय और ग्रेट हिमालयन उद्यान, तो ये देखिए जो ये ग्रेट हिमालयन उद्यान है, ऑफ कोर्स हिमालय में ही मिलेगा, तो हिमाचल के कुल्लू जिले में ये स्थित है। और यहीं अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है वो आपके भारत का सबसे पुराना और सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट के नाम पे इसको रखा गया था। तो यहाँ पे आपको बात करते हैं कि खाली पूछा गया था भाई चामोली के निकट कौन सा अवस्थित है इसमें से, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो है वो 1982 में बना था और 1988 में जो है वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो है दर्जा दे दिया था। तो
आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।